नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। खबरों के चौके छक्कों के बीच एक्स्ट्रा कवर पर लपकी गई हफ्ते भर की चुनिंदा खबरों के साथ हम वादे अनुसार फिर हाजिर हैं 12 मासा का साप्ताहिक बुलेटिन लेकर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर सरकार के किसी एक्शन से नहीं, बल्कि सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिए जाने से उपजी हताशा और निराशा के कारण पैदा हुई। बीते रविवार को देहरादून की सड़कें 1994 की तरह स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी के साथ जल जंगल जमीन के नारों से गूंज उठी। उत्तराखंड में बेमानी हो चुके मूल निवास और भू कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हजारों की संख्या में लोग देहरादून के परेड ग्राउंड में जमा होकर शहीद स्थल के लिए निकले। बीते 23 साल से सुनाए जा रहे देवभूमि, केदारखंड, मानसखंड, हिमालय, गंगा, यमुना, ऊर्जा प्रदेश, पर्यटन प्रदेश के खोखले नारों को नकारते हुए प्रदेश के लोग सत्ताधारियों को कठोर जमीन दिखाते नजर आए। 23 साल में दर्जन भर मुख्यमंत्री देने वाले राज्य में मोहित डिमरी और लुसुन टोडरिया जैसे अल्पज्ञात युवा राज्य गठन के बाद इस सबसे बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व करते नजर आए। ठीक इसी तरह के हालात में पिछले बसंत बॉबी पवार बेरोजगारों के नेता बनकर उभरे थे। पर्वत पुत्र, युवा हृदय सम्राट, धाकड़ और हैंडसम जैसे नारों से बुने गए नेताओं के आभा मंडल के बजाय इन अल्पज्ञात युवाओं के पीछे उमड़ती भीड़ बताती है कि राज्य में नेतृत्व का संकट कितना गहरा है। इन जन आंदोलनों की सबसे अच्छी बात इनका शांतिपूर्ण और अनुशासित रहना तो था ही, उससे भी बड़ी बात यह थी कि यह आंदोलन 100% ऑर्गेनिक तरीके से पैदा हुआ। आंदोलन को फ्रेम करने के लिए न तो अनुभवी नेतृत्व था और न ही इसे धरातल पर उतारने के लिए संसाधन, लेकिन लोगों में व्यवस्था के प्रति निराशा ही इस कदर थी कि लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। साफ है कि लोगों के मन में इन गंभीर सवालों को हल करने को लेकर सरकार के प्रति गहरा अविश्वास है और राज्य सरकार विश्वास बहाली के बजाय पीआर मैकेनिज्म के भरोसे छद्म प्रयास करते हुए इस खाई को और बढ़ा ही रही है। इधर लेंसडाउन चौक के एक तरफ परेड ग्राउंड में मूल निवास की मांग हो रही थी, तो इसके ठीक सामने पवेलियन मैदान में भारतीय जनता पार्टी मोदी है ना का जलसा कर रही थी, क्योंकि मूल निवास वाली महारैली की घोषणा 2 हफ्ते पहले ही हो चुकी थी और उत्तराखंड की आवाज कहे जाने वाले लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी की अपील के बाद इसको लेकर माहौल भी बन चुका था। ऐसे में ठीक इसी दिन, इसी समय और इसी जगह रैली आयोजन को लेकर भाजपा के निर्णय पर सवाल भी उठ रहे थे। इसका असर भाजपा के मंच पर भी देखने को मिला। दूसरी बार के विधायक विनोद चमोली ने भाजपा के मंच पर ही भू कानून और मूल निवास की मांग को खुला समर्थन देते हुए 2 टूक कहा कि उनका मन तो सड़क के उस पार जमा अपने लोगों के बीच जाने का है, लेकिन पैरों में अनुशासन की बेड़ियां बंधी होने से वो दुविधा में है। चमोली यहीं नहीं रुके। भाजपा के असमंजस को नकारते हुए उन्होंने इसी मंच से एक दिन मूल निवास और भू कानून बनाने की प्रतिज्ञा तक ले डाली। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर उनकी बात पर मुहर लगाने का काम किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा झेल चुके विनोद चमोली राज्य के कोर इश्यूज पर अपने बोल्ड स्टैंड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शाम गहराने के साथ ही उनकी पार्टी भू कानून और मूल निवास की स्पष्ट मांग को अपनी जानी पहचानी जिहाद रेसिपी से काउंटर करती नजर आई। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए याद दिलाया कि उनकी सरकार जब लैंड जिहाद, लव जिहाद रोकने के लिए कानून बना रही थी तो विपक्ष विरोध कर रहा था। महेंद्र भट्ट कांग्रेस के साथ ही यूकेडी सहित सभी क्षेत्रीय ताकतों पर मूल निवास और भू कानून की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाने तक पहुंच गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान से साफ है कि उनके पाठ्यक्रम में 1 से लेकर 100 तक सिर्फ जिहाद के ही पन्ने हैं। जाहिर है मूल निवास और भू कानून उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस होना ही था। शायद यही कारण है कि सरकार के स्तर से भी इस आउट ऑफ सिलेबस सवाल का जवाब कमेटियों के झुंझुनों से देने की कोशिश की गई और ये झुंझुना भी तब थमाया गया जब लोग सड़कों पर उतर चुके थे। सरकार के प्रबंधकों की यही शैली फरवरी में बेरोजगार आंदोलन के समय भी देखने को मिली थी, जब गांधी पार्क में दिन भर हुए बवाल के बाद आनन फानन में रातों रात नकल विरोधी कानून विचलन से मंजूर किया गया। ये विचलन भी कमाल की चीज है, एकदम हिट एंड रन स्टाइल। दीगर बात यह है कि तब नकल के आरोप में जेल भेजे गए ज्यादातर आरोपी अब बाहर घूम रहे हैं। वैसे गौर से देखा जाए तो भाजपा इस मामले में लोगों के निशाने पर इसलिए भी है क्योंकि वो सत्ता में है। जरा कोई मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से भी पूछे कि इस मुद्दे पर 138 साल पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी का क्या स्टैंड है। सच बात यह है कि कांग्रेस की विजय बहुगुणा सरकार ने ही 2012 में राज्य में मूल निवास धारकों के लिए भी नौकरी या अन्य कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए 15 साल वाला स्थायी निवास अनिवार्य करते हुए मूल निवास को रद्दी के टोकरे में डालने का काम किया था। इसके बाद से कांग्रेस और भाजपा
बारी बारी से 5 साल राज कर चुकी हैं और विजय बहुगुणा पूरे कुनबे सहित कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। पूछा जाना चाहिए कि नींबू, माल्टा से लेकर हिंसर और किंगोडू तक पर विस्तार विचार रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आखिर इस प्रश्न पर खामोश क्यों रह जाते हैं। इस मुद्दे पर सबसे स्पष्ट राय तो समाजवादी पार्टी ने रखी है, जिसके राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर एस.एन. सचान ने मूल निवास और भू कानून की मांग का विरोध किया है। जाहिर है सपा ने इन दोनों राष्ट्रीय दलों के मुकाबले ज्यादा ईमानदारी दिखाई है। बहरहाल 24 दिसंबर को देहरादून की सड़कों ने मूल निवास और भू कानून को राज्य के मुख्य सवाल में शामिल कर दिया है। इसका जवाब सभी दलों को देर सवेर देना ही होगा, वरना मोहित डिमरी और लुसुन टोडरिया जैसे युवा उन्हें चुनौती देते रहेंगे। भूमिपुत्रों के अधिकारों से जुड़ी कुछ खबरें इस हफ्ते खेल जगत से भी निकली, लेकिन प्रदेश का दुर्भाग्य ही है कि यहाँ खेल जगत में खुला खेल फर्रुखाबादी चलता रहता है और कहीं कोई खबर नहीं बनती। बीते सप्ताह जहां देश भर में साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सुर्खियों में छाए रहे, वहीं इस दौरान भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों में कुछ ऐसा हुआ जो उत्तराखंड के लिए चौंकाने वाला था। इन चुनावों में जागृति विहार सेक्टर 2 मेरठ के निवासी सत्यपाल सिंह देशवाल को कोषाध्यक्ष चुना गया। हैरानी की बात है कि मेरठ के इन सज्जन ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में उत्तराखंड कुश्ती के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। हालांकि ये चुनाव कई अन्य कारणों से रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिनमें यह साबित हुआ है कि अपने पहाड़ी राज्य में खेल संघों को वो लोग नियंत्रित कर रहे हैं जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना ही नहीं। उत्तराखंड फुटबॉल में एक पूरी तरह से अजनबी रवि किशन गायकवाड़, महाराष्ट्र के एक सेवारत आरटीओ ने अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा किया। उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षक वीरेश यादव उत्तराखंड में 2 राज्य संघों में हैं। हरियाणा के व्यवसायी और नई दिल्ली के मतदाता अजय सिंह उत्तराखंड मुक्केबाजी का नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली के ही एक अन्य व्यवसायी राजेश अग्रवाल तो उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख भी रहे। बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों को उत्तराखंड में खुली छूट कौन दे रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान की धारा 27(2) में कहा गया है, राज्य ओलंपिक संघ अपने पदाधिकारियों का चुनाव करेगा जो उस राज्य के निवासी होंगे और केवल IOA द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों से संबंध राज्य खेल संघों में से होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ का संविधान देश के खेलों के लिए मार्गदर्शक शक्ति है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि सिर्फ स्थानीय निवासी ही अपने गृह राज्य में किसी भी राज्य संघ के पदाधिकारी बन सकते हैं। राज्य संघ क्षेत्र से बंधा हुआ है। यदि यह क्षेत्रीय नियम भारतीय खेलों में लागू नहीं किया गया तो पूर्ण रूप से अराजकता की स्थिति बन जाएगी। जरा कल्पना कीजिए कि अंडमान निकोबार का एक आदमी नागालैंड में किसी खेल संघ का अध्यक्ष बन जाए, या फिर सिक्किम का कोई व्यक्ति केरल में किसी खेल संघ का नेतृत्व कर रहा हो। क्या ये लोग क्षेत्र की तासीर को समझते हुए न्याय कर पाएंगे? राज्य सरकार कई तरह के बहाने बनाते हुए इन खेल संघों से अपना पल्ला झाड़ तो लेती है, लेकिन फिर भी इन संघों में हमेशा वही लोग क्यों नजर आते हैं जिनका प्लेग्राउंड ही सरकार की गोद होती है। बहरहाल स्थायी और मूल निवास का सवाल उत्तराखंड में सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि अब जानवरों के लिए भी परेशानी का सबब बनने लगा है। यहाँ एक तरफ लोग मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बाघ भी अपना स्थायी निवास यानी गर्म मैदानों और भाबर को छोड़ ठंडे पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगे हैं। दैनिक हिंदुस्तान में 20 दिसंबर को हल्द्वानी से प्रकाशित मोहन भट्ट की रिपोर्ट के अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बाघ की दस्तक का पहला प्रमाण साल 2016 में सामने आया, जब 12,000 फीट की हाइट पर अस्कोट में बाघ देखा गया। ध्यान दीजिए, यहाँ बाघ का मतलब टाइगर से है, उस गुलदार या तेंदुए से नहीं जिसे अमूमन पहाड़ों में बाघ कहा जाता है। 2016 की इस घटना के बाद वन विभाग की टीम चंपावत, नौकुचिया ताल, जागेश्वर जैसी ठंडी जगहों पर भी बाघ होने की पुष्टि कर चुकी है। अब पहाड़ में करीब 1 दर्जन जगहों पर कैमरों के जरिए बाघों की निगरानी की जा रही है। वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों में बिग कैट फैमिली वाले जानवरों की बढ़ती संख्या से इनमें आपसी संघर्ष भी बढ़ा है। इसी साल अब तक 19 बाघों की मौत आपसी संघर्ष से हुई है। इस कारण भी संघर्ष में हारने वाले बाघ पहाड़ की तरफ पलायन कर रहे हैं। यहाँ एक तरह से सैपियंस की कहानी दोहराई जा रही है। इधर पहाड़ में बंजर खेत उन्हें सुरक्षित आशियाना प्रदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड के लोग पहाड़ से मैदान में उतर रहे हैं और बाघ मैदान से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सामान्य तौर पर माना जाता है कि बाघ गर्म इलाके में रहना पसंद करता है। साइबेरियन बाघ इसका अपवाद है। अब इस अपवाद में उत्तराखंड के बाघ भी गिने जा सकते हैं। इधर सितंबर 2022 में उत्तराखंड को हिला देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड के ट्रायल में कुछ तेजी आई है। बीते शुक्रवार को ही कोटद्वार स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की कोर्ट में उस वक्त लक्ष्मण झूला में तैनात रहे 2 पुलिसकर्मियों और रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाने वाले ड्राइवर के बयान दर्ज हुए। इसमें ऋषिकेश निवासी जेसीबी चालक दीपक ने कोर्ट के सामने सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम बयां करते हुए बताया कि रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाने के आदेश स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बेस्ट और तत्कालीन एसडीएम ने ही दिए थे।
एसडीएम के आदेश पर उन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट की बाउंड्री ध्वस्त की। बाद में विधायक ने उन्हें कमरे भी ध्वस्त करने के आदेश दिए। तब रेणु बेस्ट खुद भी मौके पर मौजूद थी। घटनास्थल की जांच और सबूत जुटाने से पहले ही जेसीबी चलाने को लेकर विधायक लोगों के निशाने पर आ गई थी। हालांकि बाद में विवाद बढ़ने पर वो इस तरह के आदेश देने से मुकरती रही, लेकिन अब जेसीबी चालक के कलमबद्ध बयान से स्थिति साफ होती नजर आती है। साथ ही बुलडोजर न्याय प्रणाली की सीमाएं और दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल राज्य के राजनीतिक क्षितिज पर भले ही अंधेरा हो, लेकिन गीत, संगीत, बोली भाषा के मोर्चे पर कुछ उम्मीदें नजर आती हैं। ऐसा ही कुछ फील गुड करवा रहा है कुमाऊनी लोक गायक इंद्र आर्य का गुलाबी शरारा डीजे गीत, जो उत्तराखंड की सरहदों को लांघकर बॉलीवुड होते हुए विदेशों तक जा पहुंचा है। ईटीवी भारत की खबर के मुताबिक 20 दिसंबर तक ही इस गाने को 35 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। साथ ही इस पर 30 लाख इंस्टा रील बन चुकी हैं। बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत की तमाम सेलिब्रिटी इंद्र के गुलाबी शरारा पर ठुमक ठुमक करते नजर आ रहे हैं। तंजानिया के सोशल मीडिया स्टार किली पॉल और उनकी बहन नीमा पॉल भी गुलाबी शरारा पर ठुमके लगा चुके हैं। अल्मोड़ा जिले के रहने वाले इंद्र आर्य की कहानी पहाड़ के आम युवा के संघर्ष की भी कहानी है। गीत संगीत में किस्मत आजमाने से पहले इंद्र दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के होटलों में सेफ रह चुके हैं। 2016 में उन्होंने पहला लोकगीत गाया और कम ही समय में वो सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल कर चुके हैं। भले ही सोशल मीडिया ट्रेंड की उम्र कुछ दिन की ही होती है, लेकिन उम्मीद की जाए कि देश दुनिया के सामने अपनी जुबान में भी बात करने से हिचकने वाले समाज के गीत को मिली यह क्षणिक पहचान भी मरती बोली भाषाओं को संबल देने का काम करेगी, सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। अगले हफ्ते फिर से एक्स्ट्रा कवर से फिसलती कुछ खबरों को लपक कर हम आपके बीच हाजिर होंगे। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं गुलाबी शरारा के इस दिलचस्प कवर के साथ, जिसे गाया है उत्तराखंड के उभरते हुए कलाकार निखिल सकलानी ने। सिमनिया पैलाग, नमस्कार। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटुमा, झुम झुमा पायल घुंघरू बाजिनी तेरा कुटुमा। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटुमा, झुम झुमा पायल घुंघरू बाजिनी तेरा कुटुमा। लाल तेरा कंगन हाथों में थोड़ी खनहरा, लाल तेरा कंगन हाथों में थोड़ी खनहरा। हर चुनरी तेरी, हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। हर चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। हर चुनरी